क्या प्लैनेट्स और दशाएं ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक मैरिज के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैरिज का हाउस होता है 7th। जब तक 7th लॉर्ड की हमारे पास दशा नहीं आएगी, ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि उनकी शादी कब होगी। शादी के बाद ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। तो मंगल का जब राहु को साथ मिल जाता है तो ऐसे में जातक के रिलेशन मल्टीपल हो सकते हैं। जिनकी भी मैरिज डिले हो रही है, जब भी वो भगवान की पूजा करने जाते हैं तो भगवान को युगल जोड़े में पूजे। पितृदोष को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली देखना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी जातक का शुक्र नीच का होगा तो उसे हमेशा अपनी फैमिली कंटिन्यू करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, और वही उच्च का होगा तो ऐसे में आप देखेंगे पार्टनर इतना खुश रहता होगा उसका, उससे सब चीज अच्छी लगेगी अपनी पार्टनर की। 7th हाउस में मार्स का आ जाना, ऐसे में क्या होता है हमेशा ना पार्टनरशिप में मंगल क्या है, सेनापति है, और सेनापति को क्या चाहिए, मारकाट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज जो हम पॉडकास्ट लेके आए हैं वो वैसे तो बहुत खास है, लेकिन आज आप लोगों के लिए भी एक खास बनने वाला है। वो कैसे, जानते हैं आगे। आज जो हम बात करेंगे, मैरिज में कुंडली का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। लोग कहते हैं ना, कुंडली मिला लेते हैं, गुण कितने मिले हैं, या इनकी कुंडली इनसे मैच नहीं करती, या हमने ये भी सुना है राम जी और सीता माँ के 36 गुण मिले थे। तो ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है, तो ये हम सीखेंगे आचार्य नवीन जी से, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, जय सिया राम। आप बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, जय सिया राम। तो सर, जैसे कि मैंने इनिशियली स्टार्ट किया कि आज हमारी ऑडियंस के लिए हम कुछ खास करना चाहते हैं। लाइक इतना वो टाइम हमें देती है, इतना हमारे को एफर्ट्स देती है, इतने प्यार देती है, तो आज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम अपने ऑडियंस में से जो भी कमेंट सेक्शन पे हमें अपनी डिटेल्स देगा एंड कुछ हमारे से क्वेश्चंस पूछेंगे अपने बारे में, हम उनमें से कुछ कमेंट्स को पिक करके आप उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। चलो ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट पे एक ऑडियंस के लिए एक अच्छा तोहफा है कि जिनके भी कमेंट सेलेक्ट होते हैं तो पहले तो वो हमें कमेंट करें नीचे, और जिनके भी सेलेक्ट होते हैं वो हमें डीएम पे भी सेम क्वेश्चन और अपनी डिटेल पर्सनल पे डालें हमें डीएम में, इंस्टा पे। तो उनका जो क्वेश्चन है वो फ्री में सॉल्यूशन उन्हें मिलेगा। तो दैट्स ग्रेट, इट मीन्स फ्री कंसल्टेशन। तो अगर उन्हें कुछ पूछना है तो उन्हें क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी? डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें, और अपना क्वेश्चन। गाइज, ये तो बहुत एक ऑसम डील हो गई। तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा एंड हमें बताइएगा। सो सर, चलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि मैरिज और कुंडली का क्या योग है, क्या मेल है। देखिए, पहले तो हम जानते हैं कुंडली क्या होती है। जी, कुंडली ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। ओके। हमारे कर्म हैं जो कि एक संचित हो गए, उसके बाद हम प्रारब्ध लेकर आए इसने अपने इस जन्म में, वही प्रारब्ध देखना हमारी कुंडली है। ओके। अब ये मैरिज में कैसे इंपॉर्टेंट होती है कि देखो, मैरिज में ना हमें सबसे पहले जानना है सामने वाले के बारे में, जो हमारा पार्टनर है उसके बारे में जानना कि उसकी सोच विचार क्या है, क्या वो हमारे से मेल खाती है। अच्छा, ऐसा ना हो भाई हम नॉर्थ पोल हैं और वो साउथ पोल है, ऑपोजिट ना हो। एक दूसरे में एक शादी तो हो गई बट उसके बाद लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादा तो नहीं है। तो ये चीज़ें जब हमें पहले पता चल जाती हैं तो हमें हमेशा कुंडली मिलान करवानी चाहिए। अच्छा, मतलब हम अपने पार्टनर के बारे में जान सकते हैं कि पार्टनर कैसा होगा, ये सब उनके बारे में, उनकी लाइफ क्या रहेगी और शादी के बाद हमारी क्या कंपैटिबिलिटी रहेगी, ये सब हम एक कुंडली से जान सकते हैं। बिल्कुल जान सकते हैं, और यही नहीं, उनका नेचर किस तरीके का होने वाला है। ऐसा तो नहीं कि वो अग्रेसिव हैं, इगोस्टिक हैं, या बात बात पे चिढ़ने वाले तो नहीं हैं। Okay. क्या वो ऐसा तो नहीं कि भाई हमारे साथ लॉयल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो वो चीज़ हम इससे ईजिली पता कर सकते हैं। देखिए, किसी के लिए भी ना शादी के बंधन में बंधना एक बहुत बड़ा, ये कहते हैं ना कि हमारे 16 संस्कारों में बहुत बड़ा संस्कार है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए इसमें कुंडली का मिलान होना बहुत ज़रूरी है। तो कुंडली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल अपना निभाती है। तो क्या एक कुंडली से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी शादी कब होगी? जी बिल्कुल पता चलता है। जब हमारी कुंडली में ये पता चल सकता है कि हमारे आगे आने वाले दिन कैसे हैं, तो शादी भी एक, कहते हैं ना कि एक इवेंट है। तो ये भी हम आराम से कुंडली से पता लगा सकते हैं कि हमारी शादी कब होगी, कैसे होगी,
और हमें पार्टनर कैसा मिलेगा। अच्छा, ये तीनों चीज़ें एक में ही पता चल जाती हैं। ओके। तो मतलब लाइफ के बारे में हमें A to Z हमारी कुंडली एक बुक बन के आती है। हाँ जी, ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये हमारे जो कर्म हैं हम वही लेके आए हैं, और जो हमारी कुंडली बनती है वो उसी को दिखाती है। ओके। तो अगर मैं बात करूं कुंडली में, जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो उसमें गुण देखे जाते हैं। हाँ। मैं भी पर्सनली जब मेरी शादी होनी थी तो कुंडली मिलाई थी, तो गुण की बात जो एस्ट्रोलॉजर हैं गुण की बात करते हैं कि इनके इतने गुण मिले हैं, इतनी कंपैटिबिलिटी है। तो क्या गुण कंपैटिबिलिटी के कहीं ना कहीं मेन सूत्र होते हैं? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्यों? सिर्फ गुण पे डिपेंडेंसी नहीं होती। अच्छा, ठीक है, गुण तो हमारे मिल रहे हैं, अष्टकूट मिलान करते हैं, जब कुछ भी होते हैं तो 8 कूट होते हैं, उस हिसाब से हमने कुंडली मिलान कर दी और उतने ही हमने मार्क्स दे दिए। तो बट सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं होता, उसके लिए हमें पर्टिकुलरली एक हमारा टर्म है सप्तपदी। 7 पॉइंट्स हैं जिस बेसिस पे हम ये देखते हैं कि क्या जो आपस में मेल फीमेल की कुंडली है आपस में कितना मैच करती है। अच्छा, उनके विचार कितने मैच कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी के बाद उनमें शत्रुता वाला भाव हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें सप्तपदी में कवर होती हैं। तो ओके। सिर्फ गुण मिलान से ही हम नहीं कह सकते कि, क्योंकि ऐसे तो सीताराम जी की भी 36 के 36 गुण मिले थे, बिल्कुल सही। बट एंड में जाके दोनों अलग हुए। तो सिर्फ गुण नहीं होते, उसके लिए हमें सप्तपदी भी देखनी पड़ती है, एक दूसरे के लग्नेश भी चेक करने पड़ते हैं, एक दूसरे की राशि भी चेक करनी पड़ती है कि कहीं वो आपस में एक दूसरे से शत्रु राशि में तो नहीं है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, हमारे सप्तपदी में 7 पॉइंट्स हैं, वो यही पॉइंट्स होते हैं। तो प्लीज़ हमें ये 7 पॉइंट्स थोड़े थोड़े डिस्क्राइब कर दीजिए सर। देखिए, बेसिकली क्या है, ये एक टर्म है। जैसे मान लीजिए लड़के का जुपिटर और लड़की का जुपिटर, आपस में क्या रिलेशन है इनका। ओके। लड़के का जुपिटर और लड़की का मून, इनमें आपस में कैसा रिलेशन है। कहीं ये रिलेशन 6-8 का तो नहीं है, 5-9 का तो नहीं है। तो ऐसे में 6-8 पे क्या होगा, ये शत्रु भाव हो जाते हैं, तो एक दूसरों में कभी भी नहीं बनने वाली। और जब वही 5-9 का आता है रिलेशन, तो 5-9 का रिलेशन होता है गुरु और शिष्य का। देखिए, हस्बैंड से वाइफ का रिलेशन 5-9 हो चल जाएगा, बट वाइफ से अगर 5-9 होगा रिलेशन, गर्ल का जुपिटर और बॉय के जुपिटर में अगर 5-9 का रिलेशन होगा, तो ये फिर गुरु और शिष्य वाली बात आ जाएगी। अच्छा। क्योंकि 9th हाउस हमारा क्या होता है, गुरु का स्थान होता है, और 5th हाउस क्या होता है, हमारा शिष्य का स्थान होता है। तो इसलिए 5-9 का रिलेशन कुछ पॉइंट्स पे है जो हम देखते हैं अच्छा नहीं माना जाता। ओके। ये सारे पॉइंट्स हैं सप्तपदी के, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा तो इस पे आगे नहीं चलते हम लोग, क्योंकि देखो इसके लिए बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, आपस में दोनों की कुंडली को मैच करके फिर चेक करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। तो उसे पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर करना ठीक नहीं है, थोड़ा टफ हो जाएगा। थोड़ा टफ हो जाएगा, और ऑडियंस के लिए जो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एग्जैक्टली। क्योंकि देखो, एस्ट्रोलॉजर तो समझ जाएगा इन बातों को, बट जो एक ऑडियंस है जिन्हें अपनी जन्मपत्री खोलनी नहीं आती, देखनी नहीं आती, तो उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके। तो बेसिकली हम सिंपल सोबर रखते हैं ताकि जो हमारी ऑडियंस है जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का इतना ज्ञान नहीं है, वो भी कहीं हद तक अपनी कुंडली को चेक कर पाए, थोड़ी बहुत कंपैटिबिलिटी को देख पाए। तो ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। पहले एक बॉय का हॉरोस्कोप ले लीजिए एज इट इज, जैसा वो बना हुआ है, जहाँ जौन जौन से मतलब जिस भी राशि में जो ग्रह बैठे हैं उसे बिठा दीजिए एक अलग कलर के पेन से। जो गर्ल का हॉरोस्कोप है तो उसे भी अलग पेन से सेम बॉय की कुंडली में बना लीजिए, उससे आपकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी हद तक क्लियर रहेगी। Okay. अगर मैक्सिमम प्लैनेट्स के रिलेशन गिनने पर 6-8 आ रहे हैं, 2-12 का रिलेशन आ रहा है या 3-11 का रिलेशन आ रहा है, तो गिनने पर जैसे मान लीजिए 1st हाउस में चंद्रमा है और गर्ल का जो चंद्रमा है बॉय से 5th हाउस में पड़ता है, तो ऐसे में 5-9 का रिलेशन हो गया। तो आप काउंट करेंगे जब 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd, 4th एंड 5th हाउस, तो ऐसे काउंट करने में 5-9 का रिलेशन बन जाएगा। तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है प्लैनेट्स उनमें 5-9 का रिलेशन और सम सप्तक मतलब 1-on-1 का हो सकता है, 1-7 का रिलेशन हो सकता है, तो ये अच्छे माने गए हैं। 4-10 का रिलेशन अच्छा माना गया है, बट अगर 6-8 का, 2-12 का ऐसे कोई रिलेशन बनते हैं तो उसे वो लड़के की कुंडली हटा देनी चाहिए,
या अगर लड़का है तो उस लड़की की कुंडली हटा देनी चाहिए। अच्छा, तो ये एक बेसिक सा पॉइंट है जो ऑडियंस के लिए मैंने साफ क्लियर कर दिया कि वो ऐसे चेक कर सकते हैं। चलिए सर, गुण की बात कर ली, क्या प्लैनेट्स और ग्रह या दशाएं ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक मैरिज के लिए? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक मान लीजिए हमारा मैरिज का हाउस होता है 7th, हमारी पार्टनरशिप का हाउस होता है 7th, जब तक 7th लॉर्ड की हमारे पास दशा नहीं आएगी, चाहे वो महादशा हो चाहे वो अंतरदशा हो, तो ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि उनकी शादी कब होगी। अच्छा, जब वो दशा आएगी तो हम इजीली कह सकते हैं कि भाई इनकी शादी होने वाली है। सबसे बड़ा रोल क्या है, हमें कब कौन सा कर्म भोगना है वो हमारी दशा और महादशा बताती है। ओके, उसी दशा के बेस पे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि आपकी शादी कब होगी या आपको इस समय में शादी करना शुभ रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारा खेल दशा का है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें ट्रांजिट का। ओके, ट्रांजिट भी हमारे फेवर में होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ट्रांजिट क्या है, अभी हम बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो इस टाइम की अगर हम कुंडली बनाएंगे तो ये भी एक इवेंट हो रहा है हमारे बीच में। एग्जैक्टली, पॉडकास्ट हम कर रहे हैं तो ये एक इवेंट है, तो हम इसकी एक कुंडली बना के जज कर सकते हैं कि आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है। ओह, कौन से प्लैनेट्स, कोई शुभ प्लैनेट कहीं 6, 8, 12 में तो ट्रांजिट नहीं कर रहे, तो ऐसे में शादी करना एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो हमें 6, 8, 12 का जो ट्रांजिट रहता है तो इसमें शादी नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल नहीं करनी, अवॉइड करना चाहिए। ओके, अगर मान लीजिए मून है, मून का ट्रांजिट 2.5 दिन का है, तो मून तो 2.5 दिन में 6, 8, 12 भावों से निकल जाएगा जी, बट अगर कोई स्लो मूविंग प्लैनेट है, या जैसे जुपिटर है, आउटर प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न है स्लो मूविंग प्लैनेट, तो अगर ये 6, 8, 12 में बैठ रहे हैं, देखिए सैटर्न का तो चल जाएगा 6, 8, 12 में, क्योंकि कहा जाता है कि जो पाप ग्रह हैं, शनि को हम पाप ग्रह मान के चलते हैं, हालांकि वो हमारे कर्म के वो हैं दाता हैं, बट हम पाप ग्रह मान के चलते हैं। तो 6, 8, 12 में अगर ये बैठ रहे हैं तो ये हमें कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि एक सूत्र है कि जो भी पाप ग्रह हैं वो 6, 8, 12 में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ओके, तो शुभ प्लैनेट 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, जैसे कि जुपिटर है, वीनस है, मून है, तो और बुध, मरकरी, ये हमारे 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। काफी लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी में बहुत डिले रहता है, लाइक काफी एज हो जाती है उनकी और शादी वो नहीं हो पा रही, तो क्या उनमें भी कुंडली का कहीं ना कहीं मेन रोल प्ले करता है वो? बिल्कुल करता है जी। और आज की डेट में तो देखिए भगवान कृष्ण ने एक चीज़ कही है कि परिस्थिति के हिसाब से परिभाषा चेंज होती है जी, और हमारे ज्योतिष में एक सूत्र है देश काल पात्र, इनके हिसाब से हमारी प्रिडिक्शंस चेंज होती हैं। आज की डेट में 30 and 32 इज नॉर्मल एज फॉर मैरिज, या बट पुराने समय में जो था 25 ईयर लास्ट था, कि 25 की एज में बॉय की एज 25, अच्छा, तो इसमें हमें शादी करनी ही करनी है बच्चे की। तो इसीलिए अब के हिसाब से ये परिभाषा चेंज हो जाती है कि इंसान भाई पहले सेटलमेंट देखता है, पहले सारी चीज़ें अपनी देखेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पुराने टाइम पे पैसे का कोई लेन देन नहीं था सही बात, और आज की डेट में बिना पैसे के दुनिया नहीं चलती। बिल्कुल सही, तो इसीलिए हमें एज जो है वो डेफिनेशन चेंज हो गई है एज की, तो 30 से 32 हो गई। अब डिले मैरिज कब होती है, जब गर्ल जो है 32 प्लस कर जाती है। जी, बॉय 35 है, इट्स ओके, चल जाएगा फिर भी, बट जब गर्ल 32 की एज पार करती है ना, तो हम इसे डिले मैरिज कहते हैं, और बॉय जब 35 प्लस करता है तो हम इसे डिले मैरिज में काउंट करते हैं। अब इसके रीजंस क्या होते हैं, जब भी सैटर्न 7th हाउस पे दृष्टि डालेगा या वहाँ आके बैठेगा, या फिर केतु, ये दोनों हैं डिले के कारक। ओके, तो 7th हाउस है हमारा मैरिज का कारक, और ये दोनों प्लैनेट्स शनि और केतु ये हैं डिलेनेस के कारक। दूसरा पॉइंट है अगर वहाँ पे वीनस का कोई भी रिलेशन बन रहा है, क्योंकि एक पॉइंट और आता है एस्ट्रोलॉजी में, कारको भाव नाशाय। वीनस जो है वो शादी का कारक है, ठीक है, और 7th हाउस भी कारक है शादी का। तो जी, ऐसे में जब वीनस वहाँ पे आके बैठता है या दृष्टि डालता है, चलो दृष्टि तो फिर भी ठीक है उनकी, बट वहाँ पे बैठना तो वो शादी में अड़चने दिलवाता है। तो अच्छा। अड़चने कैसी हो सकती हैं कि भाई रोका हो गया, शादी टूट गई, फिर ढूंढने में टाइम लग गया, तो ये सारी अड़चने हैं। अच्छा, तो इस तरीके से हम ये जजमेंट मतलब देख सकते हैं, नॉर्मली भी देख सकते हैं कि हमारी कहीं ऐसा 7th हाउस में कोई वीनस तो नहीं बैठा या कोई सैटर्न या केतु तो नहीं बैठा हुआ, तो ऐसे में वो जातक उस प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडी करके
अपनी शादी और टाइम पे कर सकते हैं। सर ऐसा भी होता है, अब शादी तो हो गई हम्म। लेकिन शादी के बाद लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो शादी से पहले कहीं ना कहीं एक नॉर्मल आपसी मेल मिलाप था या प्यार मोहब्बत थी, वो कहीं ना कहीं एक टकराव में बदल जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, झगड़े बढ़ जाते हैं और इवन कहीं ना कहीं वो सेपरेशन के लिए भी बात आ जाती है। तो ये भी क्या दिखाता है कुंडली में हमारी? देखिए इसका भी ना एक पॉइंट है। अभी तो देखिए सैटर्न जब भी यहाँ आता है या 7th हाउस में मार्स का आ जाना, मंगल का आ जाना, तो ऐसे में क्या होता है, हमेशा ना पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, सेनापति है। जी। और सेनापति को क्या चाहिए, मार काट। राजा ने ऑर्डर किया भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए किसी भी कीमत पे, तो ऐसे में जातक का जो पार्टनर है, अगर मान लीजिए किसी बॉय की कुंडली में 7th हाउस में मंगल है, तो वो हमारे पार्टनर को शो करता है। तो ऐसे में जो पार्टनर होगा वो क्या होगा, अग्रेसिव होगा, एनर्जेटिक होगा, कई जगह पे उसे चीज़ें ना समझने की आदत होगी कि भाई मेरे पास ये ऑर्डर है और किसी भी कीमत में मेरे को ये पूरा करना है। तो आपस में फिर क्या होता है कि ऐसे रिलेशंस बिगड़ते हैं आपस में। जी। देखिए आज की डेट में कोई भी लड़की शादी करके आती है, उसकी एक उम्मीद होती है कि भाई जिस घर में मैं जा रही हूँ मुझे वहाँ पे लोग अच्छे से रखें। जी। तो जब ऐसे में वहाँ पे मार्स आ जाएगा तो देखिए क्या होता है, ये ओपोनेंट को दिखाता है। अगर बॉय है तो गर्ल का नेचर ये होगा, और गर्ल है तो बॉय का नेचर ये होने वाला है कि 7th हाउस में मार्स आके तो हमारे पार्टनर को शो करने वाला है। तो आप अपने आप ऑटोमेटिक ले लीजिए कि ये वो चाहे वो बॉय की कुंडली हो चाहे वो गर्ल की कुंडली हो। तो ऐसे में मार्स जो है अग्रेसिव, लड़ाई झगड़े, और सैटर्न और केतु, उनको ये खास बात का ध्यान रखना चाहिए। जिनके भी 7th हाउस में शनि या केतु है तो उस जातक को हमेशा पोलाइट रहना चाहिए, चीज़ों को सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट ऐसे हैं। देखिए शनिदेव का क्या था, शनिदेव चाहते थे मैं बजरंग बली की तरह सन्यासी रहना चाहता हूँ, मुझे शादी नहीं करनी, पर जबरदस्ती उनकी शादी हुई। बाद में उन्हें उनकी वाइफ से जो है श्राप मिला कि भाई आपकी अब जो जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी उसकी हानि होने वाली है जी। तो उसमें ये पॉइंट ऐड करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी सैटर्न 7th हाउस में आता है किसी के भी, तो उस जातक को बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए शादी से रिलेटेड। या तो पहले शनि से रिलेटेड रेमेडी करें वो पूरी, जिससे कि जो उनके प्रभाव है वो कम हो जाए। अब केतु क्या करता है, केतु का काम है फिनिशिंग करना। जी। केतु इज अ गुड फिनिशर एज अ मार्स, मंगल जैसा वो एक गुड फिनिशर है। तो वो क्या करता है, सेपरेशन का कारक है। क्योंकि राहु केतु के साथ क्या हुआ था, ये एक ही बॉडी थी जी। तो अब उन्हें अलग कर दिया गया, हेड अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। बिल्कुल सही। तो स्वर भानु को जो अलग कर दिया गया, तो वो भी क्या दिखाता है, सेपरेशन। और दूसरा केतु जो कारक होता है वो हमारे योग और ध्यान का कारक होता है। ओके। शनि भी सेम कारक होते हैं। तो जब हमारी मैरिड लाइफ में शनि का रोल नहीं होना चाहिए ऐसा, 7th हाउस में खासकर। ओके। क्योंकि ऐसे में जातक का मन परिवार में नहीं लगेगा, उस परिवार से परे लगेगा, अध्यात्म की तरफ लगेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि शादी में अध्यात्म होना जरूरी है, बट इस लेवल का होना जरूरी नहीं है कि हमारा पार्टनर हमसे परेशान हो जाए। बिल्कुल सही। तो इन दो प्लैनेट्स का खास ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप अपनी जन्म पत्री दिखा सकते हो, वो आपको उससे रिलेटेड सलाह कर देंगे कि हमें भाई 7th हाउस में शनि है या केतु है तो उसके लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए। और यही नहीं, जब केतु बैठता है तो राहु 1st हाउस में आ जाता है। अच्छा। तो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री रहते हैं। तो जब 1st हाउस में राहु आ जाता है तो राहु क्या है, छल कपट, भ्रम पैदा करना। तो अगर ऐसे में जिनके लगन में राहु आ जाता है, अगर उनके पार्टनर का कोई रिलेशन नहीं भी है या उस जातक का रिलेशन नहीं भी है, तो पार्टनर को हमेशा डाउट होगा कि ये अलग कहीं रिलेशंस में हैं, ये मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे भ्रम भी पैदा होते हैं जो बाद में आके सेपरेशन का कारक बनते हैं। ओके। तो इसीलिए इन दो प्लैनेट्स की रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है 7th हाउस में। ओके। शनि और केतु, इन दोनों की रेमेडी हर जातक को, जिस भी जातक के 7th हाउस में शनि और केतु हैं, उसे ये रेमेडियां जरूर करनी चाहिए इन ग्रहों की। तो सर शादी के बाद ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, तो ये भी कोई प्लैनेट दिखाता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया, अगर राहु पे शुभ दृष्टि है, लगन के राहु पे अगर शुभ दृष्टि है, ऐसे में जातक के रिलेशंस जो हैं वो कम होंगे।
अगर वहीं उसे कोई पापी प्लैनेट का साथ मिल जाता है Okay. या कोई अग्रेसिव प्लैनेट का, जैसे कि मंगल है, तो मंगल का जब राहु को साथ मिल जाता है तो ऐसे में जातक के रिलेशन मल्टीपल हो सकते हैं। ओके। तो मल्टीपल रिलेशंस को दिखाता है ये। और भी 6th हाउस 5th हाउस हमारा किस हिसाब का है, कहीं इसमें तो कोई ऐसा प्लैनेट नहीं बैठा राहु केतु जैसा, तो ये भी क्या करते हैं, ये अदर रिलेशंस को दिखाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को दिखाता है 6th हाउस। तो ऐसे में कोई भी प्लैनेट, जैसे मान लीजिए वीनस आ जाता है 6th हाउस में जी। तो वीनस तो वैसे ही भोगों का कारक है, भोग भुगवाता है वीनस हमें। तो जातक का ऐसे में ऑपोजिट जेंडर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और उसके रिलेशंस भी जो है मल्टीपल होंगे। ओके। 6th और 7th हाउस में जो वीनस है वो अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 6th भाव में जो वीनस है वो नीच का होता है। ओके। वहाँ पे बुध उच्च का होता है, मरकरी उच्च का होता है और वीनस जो है वो नीच का होता है। ओके। तो इसका ध्यान बहुत रखना चाहिए। हमेशा हम गोचर में भी चेक करते हैं तो 6th और 7th हाउस में जब भी वीनस का ट्रांजिट होता है तो हम लोग उसे अच्छा नहीं मानते। अच्छा। तो मैरिटल अफेयर्स देना और बहुत सी मतलब भोग विलासों में फंसा देना वीनस का काम ये है। तो 6th हाउस भी हमारा क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे पापी प्लैनेट, जैसे मैंने आपको बताया अभी पहले कि अगर 6th हाउस में कोई भी पापी प्लैनेट आता है तो 6th हाउस हम ऑलरेडी कहते हैं ये पाप भाव है। तो यहाँ पे पापी प्लैनेट जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अच्छा। जैसे कि राहु, केतु शनि। और शनि, मंगल, ऐसे कुछ प्लैनेट्स अगर आते हैं तो यहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो मतलब नेगेटिव चीज़ों से हमें बचाते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। तो सर अभी आपने रेमेडीज़ की बात करी, तो थोड़ी सी आप हमें क्विक रेमेडीज़ भी बता दीजिए साथ साथ। ठीक है। तो ऐसे में जातक जो भी जिनकी भी मैरिज डिले हो रही है, उन्हें जब भी वो भगवान की पूजा करने जाते हैं तो भगवान को युगल जोड़े में पूजें। मतलब जैसे कि राम जी को, अगर मान लीजिए राम जी को वो मानते हैं तो सीता माता के साथ पूजें। ठीक है। भोले बाबा को मानते हैं तो पार्वती माता के साथ पूजें। ठीक है। तो ऐसे उन्हें जोड़े में पूजा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने ईष्ट बदलने चाहिए, पर भगवान की हमेशा जोड़े में पूजा करनी चाहिए। और इसकी एक सरल रेमेडी है कि आप मंदिर जाएं और जो शिवलिंग होता है उससे और पार्वती माता से आपस में कलावा लेके उनको 7 बार रोल करके और उनसे प्रार्थना करें कि भगवान जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारे कष्ट हैं, उन्हें दूर करके हमारी आगे आने वाली ज़िंदगी को सुखद करें और हमें हमारी शादी का जो भी आप प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि भगवान हमारी शादी जो है वो समय से हो जाए। तो एक बहुत सरल रेमेडी है, आप किसी भी दिन जाके आप मंदिर में ये करें और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। तो ये किसी भी दिन जाके ये छोटी सी रेमेडी है तो कर सकते। तो सर जैसे मैंने काफ़ी जगह सुना भी है कि मांगलिक दोष है, इनकी शादी नहीं हो सकती, या इनकी शादी होगी तो पहले कुत्ते से करवाएं या पेड़ों से करवाएं, तब जाके इनकी नॉर्मल एक शादी हो सकती है। तो ये मांगलिक दोष होता क्या है? देखिए, मांगलिक दोष क्या है, मंगल का काम क्या है। जब भी मंगल 12th, 1st, 2nd, 4th, 7th और 8th हाउस में बैठता है तो ऐसे में मांगलिक दोष बनता है। किसी भी जातक की कुंडली में जब भी मंगल इन भावों में आएगा तो उस जातक को जो है मंगल दोष लगेगा। अब मंगल दोष के बारे में जानते हैं कि होता क्या और मंगल काम कैसे करता है। जी। मंगल है जो अग्रेसिव प्लैनेट है, अग्रेशन से बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती हैं। जी। 12th हाउस में जब मंगल बैठता है तो हमें जो शैया सुख है उसमें कमी देता है। अच्छा। लगन में आएगा तो हमें हमेशा एनर्जेटिक रखेगा। 2nd हाउस में आता है तो हमारा जो कुटुंब है और जो हमारी बोली है इसमें इतनी कड़वाहट भर देगा कि हम अपनी बोली से सब कुछ हार जाएंगे। ठीक है। 4th हाउस होता है हमारा सुख भाव, हमारे सुखों में अग्रेसिव नेचर की वजह से कमी कर देगा, हमारे प्रमोशंस को रोकना, इन सारी चीज़ों को ये दिखाता है। 7th हाउस में जो कि हमारा पार्टनर का हाउस है, जो हमारे लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का हाउस है, तो ऐसे में जब अग्रेशन आएगा ना तो इंसान उसके आगे जल्दी झुकेगा नहीं। जी। ठीक है। और शादी एक ऐसा रिलेशन है कि कभी झुकना भी पड़ता है और कभी उठना भी पड़ता है। बिल्कुल सही। तो दोनों नेचर हमारे अंदर होने चाहिए। तो ऐसी लाइफ में वो उथल पुथल मचा देता है जिससे कि कहानियाँ डाइवोर्स तक और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब बहुत बढ़ा देती है। एक ही छत के नीचे अलग रहना, ये सारी चीज़ें मंगल हमें देता है। 8th हाउस होता है हमारा आयु एज का भाव होता है। और मंगल जब यहाँ आता है तो तरह तरह की बीमारियाँ, हॉस्पिटल पहुँचाना, चोट चपेट लगवाना, तो ये मंगल का काम होता है। तो इस वजह से मंगल दोष को जो है इतना हाइप मचाया हुआ है
कि मंगल दोष में ऐसा कुछ नहीं है कि पहले अगर आपने कुत्ते से शादी करा दी या किसी पेड़ से शादी करा दी तो वो मंगल दोष टल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। ये कुंडली क्या है, ये हमारे पूरे इस जन्म का विधान है कि हमें क्या क्या, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। कम हो जाएगा रेमेडी से पर खत्म नहीं होगा। और बहुत से पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमें बहुत बारीकी से कुंडली पढ़ने पे मंगल दोष ऑटोमेटिक, हमें ऐसी कुंडली ढूंढनी चाहिए जिसमें मंगल दोष खत्म हो जाए। मान लीजिए किसी गर्ल की कुंडली में मंगल दोष है तो हमें कोई बॉय की ऐसी कुंडली ढूंढनी पड़ेगी जहां पर उसका कैंसिलेशन हो रहा हो। अच्छा। तो ऐसे में शादी इजीली हो जाएगी। तो कहते हैं कि अगर मांगलिक से शादी करी तो उनकी लाइफ पे भी बात बनाती है, तो क्या एक्चुअली ये बात सही है? नहीं, लाइफ पे नहीं। अब उसकी रेमेडी करेंगे ना तो जो उसके मंगल के नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनमें ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी। अच्छा। कुदरत, देखिए ये रेमेडियाँ क्यों, एस्ट्रोलॉजी क्यों बनाई? पराशर ऋषि ने हमारी जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों को हम किस तरह कम करें, ज्योतिष उसका नाम है जी। तो हम उन चीज़ों को कम कर सकते हैं। एक वैदिक रेमेडीज कर करके हम उनके प्रभावों को कम या बढ़ा सकते हैं, बट खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि खत्म तो होगा ही नहीं। ये कर्म तो हमारे ही हैं, भोगना हमें ही है। हम उसे कम कर सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते। सर, एक पितृदोष भी होता है, तो क्या ये भी हमारी कुंडली को इफेक्ट करता है? हाँ, पितृदोष भी हमारी कुंडली इफेक्ट करता है। देखिए, मंगल दोष से ज़्यादा जो है पितृदोष को हमें देखना चाहिए। इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि पितृ कौन है? देखिए, शादी कभी ना दो लोगों के बीच में नहीं होती, दो परिवारों के बीच में होती है। बिल्कुल सही। तो पितृ जो होते हैं, एंसेस्टर दोनों फैमिली के होते हैं। और एक श्राप दोष भी होता है, वो भी पितृदोष से ही देखा जाता है। तो ये श्राप दोष क्या होता है? ये श्राप दोष पितृदोष का ही एक पार्ट है। अच्छा। अगर ये प्रबलता की तरफ बढ़ रहा है, मान लीजिए हमने D1 चार्ट में देखा, फिर D9 चार्ट में देखा, अगर हमें सेम सिचुएशंस मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कहते हैं कि ये श्राप दोष है। तो ऐसे में हमें पितृदोष में, देखिए पितृदोष होता क्या है? पितृलोक, क्या हमारे वैदिक सनातन धर्म में पितृलोक की बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। बिल्कुल सही। तो जब हम उन्हें नाराज करते हैं, और वो पितृ बनते कौन है? हमारे ही एंसेस्टर्स। एग्जैक्टली। कोई भूल चूक हुई हो हम लोगों से, या कोई हमने, जैसे अब श्राद्ध आएंगे उसमें हमने उनके प्रति तर्पण ना किया हो, तो ऐसे में वो लोग भी परेशान होते हैं। बहुत से लोगों का इनमें मानना नहीं होता, बट मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होता है वो रहेगा जी। तो पितृदोष को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखना चाहिए, इंपॉर्टेंटली देखना चाहिए, मंगल दोष से भी ज़्यादा, क्योंकि घर बसा बसाया उजड़ जाता है जी। वो कारण है पितृदोष। ओके। आपकी हंसी खुशी जिंदगी में जब भी आपका पितृदोष जैसे भी क्रिएट हो रहा है, जब भी उस प्लैनेट की दशा आएगी, तो ऐसे में आपको किसी भी जातक के घर में लड़ाई झगड़े, ठीक है, हाइपर टेंशन, घर में ना बैठना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होना, ये सारे पितृदोष के लक्षण होते हैं। अच्छा। तो पितृदोष सबसे बड़ा दोष है जो हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो जैसे अभी हमने बात करी श्राप दोष, हम पॉडकास्ट से पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे श्राप दोष के बारे में। एक लेडी थी, उनकी शादी हुई बट उनके हस्बैंड का डिमाइस हो गया, देन दोबारा मैरिज हुई, फिर उनके हस्बैंड के साथ ऐसी कुछ कंसिस्टेंसीज हो गई या एक्सीडेंट हो गया, फिर थर्ड टाइम उनकी शादी हुई, फिर भी ऐसा हुआ कि वो नहीं रहे। तो ये क्या श्राप दोष को दिखाता है? जी बिल्कुल, यही एक लक्षण है, पितृदोष से ही क्रिएट होने वाला है कि कहीं ना कहीं फैमिली में इतनी बड़ी चूक हुई है कि जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो खुश नहीं है। अच्छा, जिस घर में हमेशा 24 घंटे की लड़ाई है, भले ही उस घर में उस जातक की कुंडली में पितृदोष ना हो, बट आगे आने वाली जनरेशन में नेचुरली वो आ जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, ये क्या है? कर्म का विधान है ना, हमारे जो कुंडली हमारे कर्म का विधान है, और वो हम ही करते हैं, हम ही एंसेस्टर बनते हैं, हम ही आज की जनरेशन है, और आगे हो सकता है हम ही हों आने वाले। ठीक है, आत्मा नहीं मरती, सिर्फ शरीर मरता है। बिल्कुल सही। तो ऐसे में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी लड़ाई झगड़े हर बात पे घर में नहीं होने चाहिए। एक साथ बैठ के खाना खाना, एक हंसी खुशी फैमिली में बैठना, एक हंसी खुशी का माहौल फैमिली में बनाए रखना, ये एक पितृदोष की सबसे अच्छी रेमेडी है। अच्छा। जब आपका परिवार खुश है तो आपके पितृ खुश हैं। जब आपके परिवार में ही लड़ाई है तो आपके पितृ कभी खुश नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। फिर आप कितने देवी देवता मना लो,
कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल सही है, तो हमारे ही पूर्वज ना। तो वो हमेशा खुश देखना चाहते हैं हमें, कैसी परिस्थिति। और अच्छा, प्रैक्टिकली कभी ये लोग करके भी देखें, जब कंडीशंस खराब आ रही हैं तो वो अपने पितरों का ध्यान करके उनसे कहें कि हमारी ये जो भी बाधाएं हैं इन्हें दूर करें, हम अपने परिवार में कुशल मंगल से रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे। और आप कुदरती ये चीज़ लोग नोटिस करेंगे कि उनकी जो भी रास्ते के कांटे हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा, बहुत जगह ऐसा होता है, और कई जगह तो ऐसा है, लोगों की मान्यता है वो हमेशा अपने पितरों का एक मंदिर बनवाते हैं। लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि पितरों को मंदिर में नहीं रखना चाहिए। उनके लिए अलग मंदिर बनाते हैं। अच्छा, वहाँ पे कोई देवी देवता नहीं होते, वो उन्हें एक स्थान दिया जाता है पितरों को, कि जहाँ पर जातक जाके अपने पितरों से प्रार्थना करे कि हे मेरे पितृदेव, जो भी हमारे से भूल चूक हो रही है उनके निमित्त भंडारा करना, गरीबों की सेवा करना। पर देखो, फिर वही बात है, फैमिली खुश पहले होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो फिर उनके निमित्त ये सब करना, दान देना, श्राद्ध कर्म करना, तो इससे क्या है, जो पितृ हमारे खुश होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि चल अपनी फैमिली में हंसी खुशी रह भी रहा है, और ज़िंदगी में जो बाधाएं हैं उसकी कम, मतलब दूसरे लोगों की जो बाधाएं हैं, जी किसी रोटी नहीं मिल रही किसी को, तो दुआ भी बहुत बड़ा काम करती है इसमें। बिल्कुल तो सही। किसी भूखे को खाना खिला रहा है या किसी पशु की सेवा कर रहा है, तो ये क्या है, सारी ये एक रेगुलर लाइफ को हैप्पी बनाने की छोटी छोटी रेमेडीज हैं। बिल्कुल सही। पितृ कहते हैं हमें भी याद कर रहे हैं, अपने परिवार परिवार को भी खुश रख रहे हैं। हाँ जी, हम भी खुश हैं। हाँ जी। सर, एक कहते हैं काल सर्पदोष, ये भी कुछ होता है, तो ये क्या होता है और इसकी शादी में क्या इसका रोल है? अब पहले काल सर्प दोष को समझते हैं जी। कि जब भी हमारी कुंडली में राहु और केतु से 180 डिग्री का एक लाइन बन गई, ओके। जब भी मतलब राहु केतु हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, वो जैसे हमारे कुंडली में भाव होते हैं, बाकी प्लैनेट्स चलते हैं पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, बट राहु केतु जो है उल्टे चलते हैं। अगर वो फर्स्ट हाउस में है तो वो उसके बाद जो गोचर होगा उनका 12th हाउस में होगा, ओके। फिर 11th हाउस में होगा। एंटी क्लॉक चलते हैं। तो जब भी एक तरफ कुंडली के एक तरफ सारे प्लैनेट आ जाएं राहु केतु से, और दूसरी तरफ एक भी प्लैनेट ना हो, तो इसे काल सर्प दोष बोलते हैं। ओके। अब इसमें देखिए, काफ़ी ऐसा हमने अभी तक जो पढ़ा है, काल सर्प दोष का इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारी जर्नी जो है ना, वो व्यक्त और अव्यक्त की है। व्यक्त मतलब मेटेरियलिस्टिक गेन, और अव्यक्त मतलब इस संसार से परे की चीज़ें। एग्जैक्ट। अगर मान लीजिए सारे प्लैनेट जो है अव्यक्त में आ जाते हैं, मतलब 8th हाउस टू फर्स्ट हाउस का हाफ हिस्सा, ठीक है, मतलब पहले के 15 डिग्री, अगर ऐसे में प्लैनेट आते हैं तो जातक जो है बहुत अच्छा स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, क्योंकि उसने उस अव्यक्त को समझा हुआ है। मैक्सिमम प्लैनेट जब वहाँ जाएंगे तो उसने जातक जो है उस अव्यक्त को समझ चुका है अच्छे से। और यहीं अगर ऑपोजिट साइड पे आते हैं, फर्स्ट हाउस टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू 8th हाउस तक, ऐसे में क्या होता है, वो व्यक्त का भाव है, तो ऐसे में जातक जो है मेटेरियलिस्टिक गेन की तरफ ज़्यादा भागता है। तो ये इसका शादी से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक रिलेशन हम कह सकते हैं, अगर लग्न में काल सर्प दोष उत्पन्न हो रहा है। तो अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया, राहु लग्न में आए तो केतु ऑटोमेटिक 7th हाउस में आएंगे जी। तो ऐसे में फिर वही राहु केतु वाली आ जाएंगे कि भ्रम पैदा कर रहे हैं, सेपरेशन, हर टाइम जो सोच है सेपरेशन की बनी हुई है। तो सिर्फ इसका ये कारण है, और कोई इसका अदर कारण नहीं होता, शादी में तो खासकर और नहीं होता। और शुक्र नीच का, उसका क्या मतलब है, और वो हमारी शादी में कैसे रिफ्लेक्ट करता है? शुक्र नीच का क्यों? शुक्र क्या है, हमारी मैरिड लाइफ का एक अहम रोल निभाने वाला प्लैनेट है, बिल्कुल। क्योंकि शुक्र जो है शादी का कारक है। शुक्र जो है हमारे प्लैनेट 7th हाउस का लॉर्ड है। काल पुरुष की कुंडली में 7 जो तुला राशि है, उसकी मूल त्रिकोण राशि, वो 7th भाव में आती है। तो ऐसे में शुक्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब नीच का होगा ना, तो शुक्र क्या है, लग्जरी है, ऐशो आराम है, एक स्मूथ गोइंग लाइफ को दिखाने वाला है। तो जब वो वही नीच का होगा तो हमारी ये सारी चीज़ें ना कम होंगी। और शुक्र एक और कारक है कि हमेशा सज सवर के बैठना, हमेशा गुड लुकिंग दिखना। अगर एक मैरिड लाइफ में ये चीज़ें नहीं है, अगर मान लीजिए कोई हस्बैंड है और वो 24 घंटे वही एक फटी सी टी शर्ट पहन के घूम रहा है और वही निक्कर पहन के घूम रहा है, तो ऐसे में क्या है, आपस में रिलेशन में जो है खटाव पैदा होते हैं। कि भाई देखो, कोई भी हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसे ये होना चाहिए कि भाई मेरा जो पार्टनर है वो गुड लुकिंग दिखना चाहिए। एग्जैक्टली। तो ऐसे में जब शुक्र नीच का हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पार्टनर का मन करेगा ही नहीं कुछ करने का, ना सजना, ना संवरना, ना कुछ, मतलब नॉर्मली बैठे रहना है जी मेरे को। बट मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है।
दूसरा, इंद्रियां वो एकदम जीरो हो जाती हैं। ओके। शुक्र नीच का होना मतलब इंद्रियां जीरो। तो जब इंद्रियां जीरो होगी तो हमारा जो परिवार में मन ही नहीं लगेगा। ठीक है, जो इंद्रिय सुख है हमें प्यारे ही नहीं होंगे। जो एक रिलेशन है आपस में हस्बैंड वाइफ का, वो हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ऐसे में जब भी जिस जातक का शुक्र नीच का होगा तो उसे हमेशा अपनी फैमिली कंटिन्यू करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। ओके। तो शुक्र इसलिए रोल निभाता है, और खासकर नीच का, और वही उच्च का होगा, अच्छे भावों में वो होगा। तो ऐसे में आप देखेंगे पार्टनर इतना खुश रहता होगा उसका उससे कि कुछ कहने वाली बात नहीं, उसे सब चीज़ अच्छी लगेगी अपनी पार्टनर की, जिस जातक का शुक्र उच्च का है। तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल। और दूसरा देखो, पहले निर्णय ना जो है हम काल पुरुष के भाव से करना चाहिए। अच्छा। तो काल पुरुष का भाव है कि भाई फर्स्ट हाउस में पहली राशि आ गई, मतलब मेष राशि फर्स्ट हाउस में पड़ेगी, तो एक काल पुरुष की कुंडली बनती है। आप गूगल पे भी जाएंगे तो काल पुरुष की कुंडली डालेंगे तो आपको उनकी कुंडली मिल जाएगी। अब उस हिसाब से भी हमें, जब मैरिज की बात चल रही है तो हमें उस हिसाब से भी अपने पार्टनर की कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए। ओके। काल पुरुष की कुंडली, गर्ल की कुंडली और बॉय की कुंडली, इन तीनों कुंडली को एक चार्ट में बना के फिर हमें डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा। शादी से रिलेटेड। तो हाँ, हम बात कर रहे थे शुक्र की। तो शुक्र जो है ना, कहते हैं कि चाबी है, गाड़ी की चाबी है शुक्र। ये अच्छा है तो आपकी जो लाइफ है स्मूथ गोइंग है। हमने तो काफ़ी ऐसे यूट्यूब पे या कह लीजिए रील्स में इतने रेमेडीज़ देखी हैं कि अगर आपको शुक्र अच्छा करना है, यू हैव टू ड्रेस वेल, यू हैव टू लुक गुड, आप परफ्यूम अच्छा लगाएं। हाँ जी। तो एक्चुअली ये काम करती हैं? देखिए, ये है 5% वाली रेमेडीज। अच्छा। आप ऐसा करके अपने आप को गुड लुकिंग रख सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, बट एक्चुअल की रेमेडीज ये हैं ही नहीं शुक्र की। आपने एक अपनी मटेरियलिस्टिक तरीके से अपना प्लैनेट थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करी जी। बट वो प्लानिटरी वाइज कैसा रहेगा कैसे नहीं, उसकी पावर कैसे कम होगी कैसे नहीं होगी, वो इससे कोई लेन देन नहीं होने वाला। ओके। इसके लिए देखिए हमारे जो पराशर ऋषि ने हर प्लैनेट को एक अलग अलग देवी देवता से संबोधित किया है। तो शुक्र के पास है शची देवी जो कि इंद्र की पत्नी है। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए हमें दैवीय रूप में पूजा करनी चाहिए भगवान की, देवी के रूप में, चाहे वो लक्ष्मी माता हो, चाहे वो दुर्गा माता हो, चाहे वो काली माता हो। तो माता के रूप में हमें उनकी रेमेडी, जैसे कि शुक्रवार के व्रत कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तो ये रेमेडीज होती हैं। देखिए हमने इत्र लगा लिया, परफ्यूम लगा लिया, वेल ड्रेस्ड हो गए, बट जो ये एक वाइब्रेशन से चलने वाला जो हमारा टाइम है, देखिए दुनिया जो है साउंड पे बनी हुई है जी। ये जो हम बोल रहे हैं ये भी हर जगह रिकॉर्ड हो रहा है जी। ठीक है, बट हमने जो प्रैक्टिकली कुछ किया वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होने वाला जी। तो हम जो ये मंत्र उच्चारण करते हैं, व्रत रखते हैं, तो ये क्या है प्रैक्टिकली ना भगवान के पास नोट हो रहा है। अच्छा। क्योंकि ये दुनिया कैसे साउंड पे, हमारे वेद भी हैं जो वो ऋषि मुनियों ने बैठ के ध्यान किया और उन्होंने वो सुना। तो ये साउंड है जो हर जगह, एक बार कहते हैं ना बोली निकल गई तो वापस नहीं आ सकती। सही बात। तो प्रैक्टिकली हम कितना अच्छा कर लें नहीं होगा जब तक हम दूसरी रेमेडीज नहीं करते। जो इस संसार में मान लीजिए हमने शुक्र से रिलेटेड उनका हवन करवाया, पंडित जी ने उनका मंत्र उच्चारण किया आपके संकल्प से, तो वो आपको पुण्य उनका लगेगा और वो भगवान के पास आपका रिकॉर्ड होता जाएगा। तो रेमेडीज ये होती हैं कि अपने आप को सज संवरना। देखो आप प्रैक्टिकल जिंदगी में आप एक गुड लुकिंग बन सकते हैं, बट जो ये हमारे नेगेटिव कर्म के इफेक्ट्स हैं वो सिर्फ भगवान के आगे ठीक हो सकते हैं और कहीं नहीं हो सकते। सही बात। तो इसीलिए हमें रेमेडीज ऐसी करनी चाहिए जो भगवान के पास भी रिकॉर्ड होती रहे। सही बात है। अभी हम रेमेडीज़ की बात कर रहे हैं तो हमने इतने सारे दोष इसके बारे में बात करी, चाहे वो मंगल दोष है, चाहे वो काल सर्प दोष है या पितृ दोष है। तो इन सब के छोटी छोटी रेमेडीज़ जो आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए। तो मंगल दोष के लिए सबको एक काम करना चाहिए, जिसको भी मंगल दोष होता है, एक तो अपनी ज़िंदगी से लाल कलर को दूर रखें। अच्छा। उन्हें कभी भी रेड वियर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका जितना हो सके दान करें, ठीक है, जैसे कि लाल मसूर की दाल हो गई, ठीक है, लाल कपड़ा दान करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मंदिर में दान करें जी। दूसरा भगवान जी की, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे क्या होगा, जो मंगल के दोष हैं वो कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं काल सर्प दोष के ऊपर। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जैसे नाग पंचमी आती है उस पर सांप को दूध पिलाना, ठीक है। जब भोले बाबा पे जाते हैं तो वहाँ पे वासुकी नाग है उनके गले में, तो उनके थ्रू जल चढ़ाते हुए भोलेनाथ को जल अर्पण करना,
तो ये कालसर्प दोष की एक अच्छी रेमेडीज है। ठीक है, अब तीसरा दोष था हमारा पितृदोष। तो पितृदोष के लिए एक हंसी खुशी फैमिली अपनी रखना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप में कितनी लड़ाई है बस, बट उस लड़ाई को भुलाकर हमें अपनी फैमिली को खुश रखना है। पहली बात, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ अभी कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। पुराने टाइम पे ये क्यों, आजकल आप बहुत से केसेस देखते हैं कि भाई बच्चे जो हैं अपने फादर मदर के साथ गलत व्यवहार दिखा रहे हैं या उनके साथ फाइट्स हो रही हैं। वो आजकल बहुत सी रील्स आती रहती हैं कि किसी ने अपनी माँ को ऐसे मारा, अपने बाप को ऐसे मारा, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी आती रहती हैं। इवन लोग सेपरेट हो जाते हैं अपनी मदर से या father वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। Exactly. ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी फैमिली में एक हमारे पितरों के लिए एक गलत इंडिकेशन जाता है। तो क्या है, परेशान इससे कोई नहीं होने वाला, परेशान वो खुद होने वाला है इसके बाद। जी। और एंड में बहुत जगह देखा भी गया है, उसने पछतातोली अपने फादर को अलग कर दिया, मदर को अलग कर दिया, पर एंड टाइम पे वो वापस उनकी शरण में जाता है कि मेरे साथ ये सब गलत हुआ है। देखिए, एक सेपरेशन होता है कि आपस में प्यार मोहब्बत से बैठ के बात हुई, सेपरेट हो गए। इधर इससे क्या होता है, माँ बाप भी खुश, बच्चे भी खुश। सही बात। एक सेपरेशन होता है, बच्चा है भाई फॉरेन में सेटल हो गया, ठीक है, तो माँ बाप कभी इस चीज़ से दुखी नहीं होते कि यार चल बच्चा अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो ये, बट ये जो मार पिटाई और लड़ाई वाला जब ये आता ना पॉइंट, तो ये गलत है। तो हमेशा हमें अपनी फैमिली में हंसी खुशी रहना चाहिए और अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में अपनी किसी भी फैमिली एंसेस्टर की एक स्माइलिंग फोटोग्राफ लगानी चाहिए। अच्छा। और जब भी हम अच्छे काम के लिए निकलें, उनसे आशीर्वाद लें, उनके आगे मत्था टेकें और फिर आगे काम पे जाएं। उनके घर में कभी कोई रुकावट नहीं आने वाली पितृदोष से रिलेटेड। ओके। तो ये हमने तीनों की आपको रेमेडी बता दी। तो सर, मेरा जाते जाते आखिरी सवाल कि उन लोगों के लिए हम क्या सजेस्ट करेंगे आप, जो बार बार जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, शादी होने की संभावना तो होती है लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक लैक आ जाता है, फिर वो वापस आ जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या छोटी सी एक टिप देना चाहेंगे? तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अभी तो ये जो रेमेडीज मैंने बताई वो तो फॉलो करें जी। साथ में ही फ्राइडे से स्टार्ट करके 7 दिन तक गाय को हरा चारा खिलाएं। अच्छा। तो ये एक रेमेडी है कि डिले मैरिज जितनी भी, मतलब जातक की जो भी समस्या आ रही है, देखिए मैक्सिमम ये है वीनस से रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम। तो शनि की रेमेडी मैंने आपको बता दी, केतु की रेमेडीज जो हैं वो हो गई। तो अब ये वीनस की रेमेडी है। तो वीनस की ये रेमेडी करने से जो भी आपकी रास्ते की बाधाएं हैं, शादी में डिलेनेस है, ये सारी दूर होंगी और आपकी शादी में जितना जल्दी हो सके मतलब उतना सपोर्ट मिलेगा और छोटी छोटी बातों पे आपकी शादी नहीं टूटेगी या आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। तो ये करना चाहिए और अपने इष्ट देव को ना छोड़ें। ओके। ठीक है, इष्ट देव एक सबको अपने एक भगवान से प्यार होता है, एक स्वरूप में भगवान के, तो वो अपने उस देवी देवता को ना छोड़ें, क्योंकि इष्ट देवता हमारे से आगे चलते हैं, हमारे आने वाली बाधाओं को काटते हैं और जितना हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं वो उतना हमारे ऊपर आशीर्वाद रखते हैं। ओके। तो इष्ट देव को भी अपने नहीं भूलना है, अपने इष्ट देव की निरंतर पूजा करनी है। तो ऐसे में जितनी भी, और सिर्फ मैरिज रिलेटेड नहीं, चाहे बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ना, वो इन 2-3 रेमेडीज से दूर हो जाती है और एक स्मूथ गोइंग लाइफ चलती है कि बिना ब्रेक के गाड़ी अपनी चलती रहती है बढ़िया। सो थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी कॉन्वर्जेशन के लिए। टाइम कम है लेकिन हमारी बातें कभी नहीं ख़त्म होंगी। तो ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। एंड हमारी ऑडियंस के लिए हमने जो बम्पर ऑफर है वो तो हमने दे दिया। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे आने वाले सारे पॉडकास्ट में उन्हें कवर करने की ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।